जिसमें काफी इंटरेस्टिंग, ये भी थोड़ी सी पर्सनल लगी मुझे, जहाँ पे आप मसाज वसाज कराते हुए नजर आई। ये क्या हो गया था सेट पे? आपने अपने इंस्टा पे शेयर भी किया था। वो क्या हुआ कि जब हम लोग शूटिंग करते थे ना, तो जो विग है, वो विग जो है इतनी टाइट होती है और इस तरह से लगी होती थी कि आप यकीन नहीं करेंगे कि पसीना भी आता था ना उसमें से, तो हमको खुजा नहीं पाते थे विग की वजह से, मतलब कि हाथ नहीं पहुंचते थे अंदर तक कि पसीने को बह रहा है पसीना ऐसा तो खुजा सके उसको। तो क्या करते थे हम लोग, बॉब पिन होती है ना जो लेडीज की जुड़े में लगाते हैं, हाँ हाँ वो हाँ हाँ। मेकअप वालों से हमने स्पेशली बॉब पिन्स मंगाई थी कि वो अच्छा। बॉब पिन लेते थे और बॉब पिन को अंदर डाल के ऐसा खुजाते थे सर को, है जिससे बाल भी खराब नहीं होने चाहिए। हाँ। मैं विक के स्पेशली, क्योंकि क्या है विक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है उसको दोबारा करने के लिए, तो इस तरह करते थे। तो हम्म। अक्सर शाम को जब हम मतलब विक उतारते थे शूटिंग के बाद में, हम्म। तो बहुत जोर से सर खुजाता था, है, और उसके बाद में बाल ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना खींच के 5 घंटे तक बाल बांध के रखे हों, ऐसा हालत हो जाती थी। हम्म। तो बहुत बुरा हाल था। तो एक दिन ऐसे रूम नंबर मेरा 13 था, और ये जो बड़ौदा से डांसेस आई हुई थी, मतलब है कि एक्चुअली क्या है, ये प्रोफेशनल डांसेस वैसे नहीं थी, हम्म। एक डांसिंग स्कूल है वहां पे बड़ौदा में। तो उस डांसिंग स्कूल जी। की लड़कियों को बुलाया गया था डांस के लिए, क्योंकि ट्रेडिशनल और एक बड़ा साफ सुथरा नीट डांस चाहिए था, रावण के सीक्वेंस के लिए भी और सुग्रीव के सीक्वेंस के लिए भी। हाँ हाँ हाँ। तो मैं ऐसे ही सर खुजाता हुआ बाहर आया, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे ही था, तो 12 नंबर रूम था उनका, 13 नंबर मेरा था। तो हम्म। ऐसे ही हम लोग, मैं आया बाहर तो बाहर देखा ये लड़कियां आई हुई थी। हम्म। तो ये लड़कियां भी थी वहां पे, और बहुत सारी करीब करीब 5 7 8 लड़कियां एक साथ ही एक रूम में रह रही थी। तो आई देखने लगी, तो अपने गुजराती मुझे उतनी नहीं आती है, समझ लेता हूँ पर आती नहीं है, पर लक्ष्मण लक्ष्मण क्या कि कुछ आपस में बात कर रही थी। तो सर हम्म। खुजाते खुजाते एक लड़की ने मुझसे कहा कि सर क्यों खुजा रहे हैं आप, कुछ मतलब प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा हाँ बहुत गर्मी है और खिंचा हुआ लग रहा है, और बहुत मतलब है कि पसीने की वजह से खुजा रहा हूँ and all that। तो मैंने कहा सोच रहा हूँ मैं तेल का थोड़ा मालिश कर लूंगा तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बोला लाइए लाइए हम तेल का मालिश कर देते हैं, हम कर देते हैं। तो मैंने कहा भाई नेकी और पूछ पूछ, अगर कोई मालिश करने आपको मिल जाए तो मैं बैठ के मालिश कराई अच्छी खासी मैंने। हाँ, तो अच्छा मालिश किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद मैं हम्म। सो गया अपने दूसरे दिन, जब तैयार होके उठा, तो सेट पे हाँ। सबकी नजरें देखने लायक थी, कि बड़े ऐसे हिसाब से नजर से ऐसे देख रहे थे कि अच्छा तो तो मैंने कहा क्या हुआ भाई क्या? तो कहने लगे अच्छा खूब आजकल मालिश वालिश हो रही है, हाँ? तुम्हारे लिए तो 5 स्टार होटल हो गया है उमरगांव का स्टूडियो। मैंने कहा किस हाँ। कैसे, पर मेरे मुझे लगा शायद किसी ने नोटिस किया होगा और उसने सबको बता दिया। सागर साहब ने भी मेरी हम्म। खिंचाई की उसको लेके कि आज तो तुम्हारे शॉट बहुत अच्छे होंगे, मालिश वालिश करके रिलैक्स होके आए हो। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा सबको जलन हो रही है मेरी मालिश करवाने से, हैं? मैंने कहा anyway, मैंने कहा खींच लो टांग जितनी खींचना है, कभी पलड़ा इस बाहर भी होता है उस पार भी होता है। मैंने कहा कभी मौका मिलेगा हम भी खींचेंगे। तो ये था मालिश का किस्सा बेसिकली। हम्म। और कहीं आप लोग इनविटेशन था वहां भी गए थे, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या हुआ था? किसी दो तीन स्टेडियम, इनविटेशन थे। किसी स्टेडियम में ये आप गए थे जिसका किस्सा आप सुनाए, तो उसके बारे में कौन सा बताइए कौन सा जो ये। कौन सा? किसी स्टेडियम में आप गए थे, किसी स्टेडियम में? हाँ हाँ हाँ, वो क्या नाम है, आईपी स्टेडियम था। अच्छा। आईपी स्टेडियम दिल्ली में है। पहली बार हम लोग गए थे, रामायण से सागर साहब लेके गए थे। मेरे ख्याल से उस समय शायद मिनिस्टर माधवराव जी थे, माधवराव सिंधिया थे मिनिस्टर, उन्होंने इनवाइट किया था हमको। तो हम लोग जब वहां पे आईपी स्टेडियम में गए, और तो देखा बहुत ही भव्य स्वागत था हम लोगों का। मतलब है कि आप हम्म। सोचिए कि शायद लगता है कि दिल्ली की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी सब वहां पे आ गई थी, और एक एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से माला पड़ती थी, और माला पढ़ते पढ़ते इतनी हो जाती थी, माला यहाँ तक हो जाती थी, हम लोग को देखने को भी नहीं होता था। फिर वो उतारती थी, फिर कोई माला घूम के वापस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वाले वो माला डालते थे। तो इस तरह कम से कम नहीं तो आधा पौना घंटा ये प्रोसेस चला है। अच्छा ये अच्छा। प्रोसेस हुआ, फिर बाकायदा लोगों ने स्पीच वगैरह दी और कुछ बोला रामायण के को लेके, कैरेक्टर्स को लेके, अपने कल्चर को लेके सब बातें हुई। फिर मुझसे कहा जी। गया भाई आप भी कुछ बोलो। हम्म। मैंने कहा मैं क्या बोलूंगा, मैं कभी पहली बार उस तरह से, वैसे स्टेज थिएटर किया है पर इस हाँ। तरह बोलने का काम मैंने कभी नहीं किया। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूंगा। तो मैंने बोला सिर्फ इतना ही कि भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद,
कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना स्वागत किया। इसके अलावा मैंने कहा मैं नॉर्मली एक्टर क्या होता है कि राइटर की स्क्रिप्ट बोलते हैं ना, तो मैंने कहा जी मैं जी जी। राइटर की स्क्रिप्ट बोल सकता हूँ, मैं ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या हाँ बोलूँ। तो मैंने कहा चलिए हाँ। आप लोगों को डायलॉग सुनाता हूँ। तो मैंने रामायण अच्छा। का जनक दरबार वाला डायलॉग सुनाया, और वो डायलॉग सुन के बहुत तालियां बजी, बहुत अप्रिशिएट किया, और बहुत खुशी हुई। मेरे ख्याल से शायद किसी टेलीविजन एक्टर ने पहली बार इस तरह का मतलब ये डायलॉग सुनाया होगा। और वो डायलॉग सुनने के बाद में आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद में बहुत डिमांड आई। अच्छा। मतलब है कि बाद में हमें बहुत डिमांड आई कि हम कुछ स्टेज पे इस तरह का प्रोग्राम करें, इस तरह का डायलॉग करें, कुछ इस तरह का करें। क्योंकि वहाँ पे मेरे एक प्रोड्यूसर थे जो दिल्ली में थे उस समय जब हम लोगों का ये स्वागत हुआ था। तो वो बॉम्बे आए, जी। बॉम्बे से उमरगांव आए, उमरगांव में आके उन्होंने मुझसे बोला यार तुम लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत हिट हुआ है और लोगों ने बहुत पसंद किया और बड़ी खुशी खुशी गए हैं, तो क्यों ना तुम लोग डायलॉग लेके कुछ परफॉर्मेंस करते हो। तो फिर मैंने अरुण जी से डिस्कस किया, मैंने कहा अरुण जी हमको कुछ परफॉर्मेंस करनी चाहिए, और कम से हाँ कम क्या है कि लोगों को इंटरेस्ट है एक स्टेज पे हम लोगों को लाइव देखने का। हाँ। तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक शो टाइप का बनाया, कुछ आधा पौना मन नहीं, करीब करीब 2-2.5 घंटे का शो बनाया था। वो आगे हमने किया है, आगे कई शोज किए हमने। अच्छा। और ये क्या बोलते हैं, जैसे आपके फैंस में शुरू करते हैं ना लाइव, तो जिस तरह से आपने बोला कि बहुत सारी तालियां बजी थी, उनका एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि उनसे एक डायलॉग बुलवा लीजिए। तो आई थिंक जी। उस टाइम पे भी नहीं, इस टाइम पे भी काफी डिमांड है। अब डायलॉग तो रोज सुन ही रहे हैं ना, अब देख के अब क्या बोला जाए। मैं आपको वो बनारस वाला किस्सा सुनाता हूँ, बनारस वाला किस्सा शायद आपको हाँ वो बताइए। हाँ 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 हाँ। मैं आपको पेपर भी दिखाता हूँ, 1 मिनट। जी जी जी। ये देखिए, ये पेपर मैंने वीडियो पे भी लोड किया है। हाँ। ये ये मैंने पेपर 1988 से संभाल के रखा है। तकरीबन 32 साल हो गए इस पेपर को संभाले हुए मेरे को। ये पूरा न्यूज़पेपर पूरा रखा हुआ है। ये पेपर में हम लोग को जो लगे हुए हैं यहाँ पे, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये देखिए, नोटिस कीजिए यहाँ पे, और यहाँ बिल्कुल ऊपर जी। भी नोटिस कीजिए। जी वहां पे हम लोग बनारस गए थे, बनारस इनवाइट किया था हिंदू विश्व परिषद वालों ने, जी। और कॉस्ट्यूम में हम लोगों को इनवाइट किया था, और एक शोभा यात्रा निकाली थी। ओके। और उस शोभा यात्रा में एक बोट को डेकोरेट किया था, है बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, बिल्कुल ट्रेडिशनल हिसाब से डेकोरेट किया था। पर हम लोगों को उस पर बोट पे बैठाया था, क्योंकि क्या है कि ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं था, कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं था कहाँ जहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ हमको देख सके। तो बोट में जो नर्मदा अपना गंगा नदी है, गंगा नदी में हमको बैठाया गया, और करीब करीब मेरे ख्याल से घाटों से कुछ 50-60 या 70 में भी हो सकता है 100 मीटर प्लस डिस्टेंस पे थे हम लोग वहां से। और आप जितने भी घाट वहां थे, 2-3 घाट जो भी क्रॉस किए हमने, वहां पे सिर्फ सर ही सर नजर आते थे, कुछ और नजर नहीं आता था। और इस पेपर में लिखा भी है कि मीडिया ने कि 10 लाख की पब्लिक थी वहां पर। तो मतलब है कि शायद बनारस की पूरी पॉपुलेशन भी नहीं होगी, तो आसपास से भी लोग बनारस में आए ऑफ थे कोर्स आए होंगे, सिर्फ, ऑफ कोर्स। हाँ, सिर्फ हम लोगों को देखने के लिए। हम्म। और वो जो प्रोसेशन था पूरा, जो करीब करीब मेरे ख्याल से 1 घंटे में हमें सफर करना था, उसको 2.5-3 घंटे लगे। क्योंकि जहां से भी हम आगे बढ़ने लगते थे, लोग चिल्लाना शुरू कर चिल्लाने देते थे लगते, कि नहीं हाँ। रुको, नहीं रुको, हमें और देखना है, हमें और देखना है, इस तरह करके फिर हमको एक आइसोलेटेड जगह पे लेके गए, और वहां से फिर बाहर निकाला। क्योंकि पब्लिक क्या है, जहां जहां हम लोग आ रहे थे ना, तो वहां से वहां हाँ। उसी साइड में और भाग के बढ़ रहे थे वहां पे, क्योंकि वो अच्छा। कंटिन्यूसली हम लोगों को फॉलो करना चाहते थे उस हिसाब से। तो फिर बाहर आगे, काफी आगे ले जाके फिर बोट से निकाला, और चुपचाप से, और गलत मतलब है कि अनाउंस किया गया कि हम लोग इस फ्लाइट से जा रहे हैं, जबकि हम उस फ्लाइट से नहीं गए, हम किसी और फ्लाइट से गए। क्योंकि एयरपोर्ट पे भी भयंकर भीड़ हो जाती थी। और उस टाइम इतनी सिक्योरिटी भी नहीं थी एयरपोर्ट पे। नहीं नहीं थी, नहीं लोग थी। अंदर भी चले जाते। हाँ, अंदर भी चले आते हैं, बल्कि इनफैक्ट कई बार तो ये हुआ है कि कोई थोड़ा सा पावरफुल इन्फ्लुएंशियल आदमी रहा है ना, तो वो एरोप्लेन तक आ गया है। हाँ, पहले कहाँ बाउंड्रीज थी और इतना हाँ, रिस्ट्रिक्शंस था, पहले तो करेक्ट, ओपन एरिया थी एयरपोर्ट, बहुत ज्यादा। मुंबई का या इनफैक्ट जो ऐसा। कई बार हम लोगों के साथ भी हुआ है कि कई बार हम लोग जब लेट हो गए हैं फ्लाइट में पहुंचने के लिए,
तो सिक्योरिटी वालों ने हमको डायरेक्ट फ्लाइट पे भेजा है। बोर्डिंग पास ले जाते थे जब तक वो होता था, जब तक हम लोगों का काम होता था। हाँ बोर्डिंग पास या तो फिर कोई आदमी बोर्डिंग पास लेके खड़ा हो जाता था, तो वहां पे हाँ। और हम लोग सीधा एयरक्राफ्ट में जाते थे। इनफैक्ट एयरक्राफ्ट में आप यकीन नहीं करेंगे कितना अच्छा वेलकम हुआ है हमारा कई बार। प्लीज बहुत अच्छा बताइए, वेलकम हुआ। कुछ शेयर करिए हमारे साथ। मुझे याद है कि ये फ्लाइट थी या कोई और फ्लाइट थी, जब हम लोग लेट पहुंचे ना एयरक्राफ्ट पे हम्म सिक्योरिटी चेक करके। हम्म। तो नॉर्मली लोग होता है जब टाइम पे छूटती नहीं है फ्लाइट, तो पैसेंजर जो अंदर बैठे होते हैं इरिटेटेड हो जाते हैं। हाँ हाँ। कहते हैं, यार ये क्या है, टाइम हो गया, नहीं छूट रही है, ऑल दैट। पर जैसे ही हम लोग अंदर आते थे, उन लोगों के चेहरे पे एक अलग स्माइल होती थी, है ना। फिर रिक्वेस्ट होती थी उन लोगों से की तरफ से, एयर होस्टेस को बोलते थे कि भाई लक्ष्मण जी को बोलो, राम जी को बोलो कि डायलॉग सुनाएं। तो जिससे एयर होस्टेस अनाउंस करती है वहां पे खड़े होके हमें डायलॉग सुनाना पड़ता था। कई बार डायलॉग सुनाए, कई बार रविंद्र जैन जी हमारे साथ गए, उन्होंने भजन सुनाए वहां गाना पे। गाया, हाँ। वो भी। इनफैक्ट मुझे याद है एक बार पायलट ने मुझे बुलाया था, मैंने कहा पता नहीं पायलट ने क्यों बुलाया मेरे को। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, बहुत सवेरे 6 बजे की फ्लाइट थी। तो हम्म। उसने बुलाया, उसने कहा कि आप अंदर बैठिए बैठिए। मैंने कहा मुझे, मैं क्या करूंगा कॉकपिट में बैठ के। उसने कहा हाँ। आप बैठिए, मैं आपको अर्ली मॉर्निंग सनराइज दिखाता हूँ। कॉकपिट से जो सनराइज का लुक है एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है। ये कहते हैं ना स्वर्ग का नजारा है, वो दिखता है बिल्कुल। कि क्योंकि अच्छा। क्या है कि आप ग्राउंड लेवल पे नहीं दे रहे हैं, आप 30-32 हजार फीट के ऊपर हाइट से देख रहे हैं। तो आपको स्काई के बीच में से इतना प्योर, इतना ब्यूटीफुल सनराइज दिखता है, जो आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, आपकी सिर्फ कल्पना हो सकती है, रियलिटी नहीं हो सकती है वो चीज। तो मैं तो मेरे मुंह से वाओ ये निकला। और कम से कम मैं 10-15 मिनट वहां बैठा रहा, जब तक थोड़ा सन ऊपर नहीं आ गया। फिर उसके बाद में मैं आया, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स डेफिनेटली बहुत सेफ प्लेस है, बहुत मतलब है कि उसकी गरिमा बना के रखनी चाहिए, मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल, उस हाँ। जगह की। जी जी। तो कहीं पे भी थोड़ा सा भी डिस्ट्रक्शन हो तो कुछ भी हो सकता है। जी जी तो ये जी। जरूरी है। तो ये मैं बताइए ये फिर। जी। सॉरी। जी, जी, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं आप बोलिए बोलिए। अच्छा। नहीं, मैं बोली थी, कभी ऐसा फील हुआ किसी इवेंट पे जाके, बॉस प्लीज आज मुझे कोई डायलॉग बोलने के लिए ना बोले। कई बार हुआ है, कई बार हुआ है, कई बार हुआ है। इनफैक्ट क्या है कि एक हाथ डायलॉग बोलने के बाद में लोगों के अंदर जोश आ जाता है, तो जो फिर बोलते हैं एक और सुना दो, एक और सुना दो, एक और सुना दो। है तो फिर लगता है अरे यार ये पहला डायलॉग क्यों बोला मैंने। पर ठीक है, ये लोगों की फीलिंग है, लोगों के इमोशन है। और मैं समझता हूँ कि ये क्या होता है कि हर किसी को नहीं बोलते लोग। जिनके बिल्कुल। डायलॉग आपको पसंद आते हैं या अच्छे लगते हैं, या जो आप सुनना चाहते हैं, जिनसे आपके अंदर एक एनर्जी आती है, जोश आता है, तभी लोग हाँ। बोलते हैं। और आई थिंक नथिंग रॉन्ग इन इट। आई एम लाइक डिमांडिंग, पब्लिक डिमांड करती है, तो उस डिमांड को ऑब्लाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। है ना। एक बहुत लकी लोग होते हैं जिनके पीछे लोग अपना एक वैल्यूबल टाइम छोड़ के उनके लिए अपना टाइम निकालते हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं आपको बताऊं कि मंडे 4 PM के लिए लोग वेट करते हैं। मैं देख रही थी आपके कमेंट बॉक्स में कि लोग लिखे थे कि हम मंडे मंडे का इंतजार करते हैं आपके साथ लाइव आने के जी लिए। जी जी जी। तो ये बहुत बड़ा प्यार है फैंस का जो आपके लिए रियली है। डेफिनेट। और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी उसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। क्योंकि क्या हम्म। होता है कि कोई इनको गन पॉइंट पे नहीं बोल रहा है, फैंस को आपके बिल्कुल कोई गन पॉइंट नहीं। पे नहीं हाँ। बोल रहा है कि आप आओ देखो और करो। ये बिल्कुल उनकी नहीं। अपनी इमोशन है, वो भी अपना काम छोड़ के, अपनी दूसरी चीजों को छोड़ के सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपके साथ में रूबरू होना चाहते हैं। ये उनका प्यार है, डेफिनेटली मैं बहुत इज्जत करता हूँ उसकी। और मैं समझता हूँ कि हमारी एग्जिस्टेंस जो है, हमारी मतलब है कि जो भी हम हैं, वो इन्हीं लोगों की वजह से है, इन्हीं के प्यार की वजह से है। और ये हम्म। प्यार रहता है तो है, ये प्यार नहीं है तो नहीं रहेंगे। तो वो वाला हम्म। हिसाब है। तो आज हमने क्योंकि तो बहुत हम, सारी पर्सनल बातें की। मैं समझता हूँ कि हम लोगों का जो कहते हैं ना अस्तित्व है, वो जी। एक चांद की तरह है। अगर सूरज चमकेगा तो चांद चमकेगा, सूरज नहीं चमकेगा तो चांद नहीं चमकेगा, है ना। तो सारी जो फैन है वो सूरज है हमारे लिए, हम उनके लिए चांद है। वो अगर हमें रोशनी देंगे तभी हम चमकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपने एक जो शेयर किया था काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जो वानर सेना का मेकअप था और जो उनको स्ट्रॉ से पीना पड़ता था।
किस तरह से वो सारी चीजें बताइए। एक्चुअली मैं सोच रही थी आपके उसके बारे में कि बहुत मुश्किल होता होगा उनको, तो पानी पीना भी मुश्किल हो जाता होगा एक बार मेकअप हो बहुत जाता मुश्किल, नहीं होगा नहीं तो। पी सकते, नहीं पी सकते आप। अगर आप सोच लीजिए, अगर दोनों साइड से अगर इस तरह से मुंह लगा हो आपका, तो आप कैसे पानी पिएंगे? और अंदर क्या है कि वो थोड़ा सा कप जैसा पोजीशन थी, तो पानी आपके मुंह हाँ तक नहीं जाएगा। पानी वो हाँ। नीचे ही ना, जो ये बना हुआ है उसमें ही अटक जाएगा। जी ऑब्वियसली, क्योंकि आपका मुंह है और जो है उसमें करीब करीब इतना एक्सटेंशन था, करीब करीब एक 1.5 2 इंच, 1.5 इंच के करीब का एक्सटेंशन होता था जो नकली मुंह लगता था उसमें। और हम्म। खास करके जो मेन कैरेक्टर हैं, हम्म। उनके तो मुंह के सांचे बनाए गए थे और उससे मास्क बनाए हुए थे मुंह के, वो लगाए जाते थे। और लगाने में एक एक को कम से कम नहीं तो आधा आधा पौना पौना घंटा मिनिमम लगता था। एक एक 1.5 1.5 घंटा, हनुमान जी वगैरह को तो एक एक 1.5 1.5 घंटा लग जाता। और आप सोचिए कि हमारी क्या है कि नेचर के हिसाब से स्किन थोड़ी ऑयली होती जी है और जी। मेकअप मेकअप करते हैं तो और थोड़ी सी ऑयली हो जाती है ज़्यादा। तो आप सोचिए कि वो मुंह को चिपके रहना इज डेफिनेटली ए टास्क, इज नॉट इजी, कि इतने आसान नहीं होता वो। और आप सोचिए कि जब सारे के सारे पहलवान टाइप के लोग, क्योंकि जी जो अगर वानर सेना है, सुग्रीव ले लीजिए, हाँ। अपना हनुमान जी ले लीजिए, अंगद ले लीजिए, केसरी ले लीजिए, तो ये सारे पहलवान टाइप के लोग थे। और पहलवान टाइप के लोगों को भूख ज्यादा लगती है ना? ऑब्वियसली लगती है, क्योंकि उनका शरीर एक्सरसाइज करने वाला शरीर होता है इसके लिए। तो आप सोचिए कि मुंह किसी को बांध दिया जाए और जो मेन चीज है उनको वही नहीं मिले खाने को, तो कैसा है? तो काफी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत टफ काम था। तो हाँ एक दिन मैं सोच रहा था कि क्या करें इनको, कैसे ये लोग अपनी न्यूट्रिशियस वैल्यू को पूरा करें जो उनकी रिक्वायरमेंट है, ऑल दैट। तो फिर मैंने दादाजी से बात की, मैंने कहा दादाजी एक काम करते हैं कि क्यों ना आप ये जो वेजिटेबल्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं जो भी आप खाते हैं, उनको हम सूप बनवा दें, हाँ। है ना? और सूप बनवा के एक थोड़ा सा स्ट्रॉ, मोटी स्ट्रॉ लेके थिक फॉर्म में उसका इंटेक करें। तो वो हाँ क्या है कि आपके अंदर जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी वो भी आ रहेगी। जाएगी। हाँ हाँ, और कम से कम भूखा रहना पड़ेगा वो भी नहीं, क्योंकि क्या है कि आप 8 8 घंटे, 7 7 घंटे मुंह घंट लगा हुआ है, तो आप खा ही नहीं सकते, पानी बिल्कुल। नहीं पी सकते। तो इसलिए क्या है, स्ट्रॉ से पानी, स्ट्रॉ से जूस, स्ट्रॉ से ये इस तरह का सूप वगैरह जो चीजें हैं यही खिलाते थे। अच्छा, जो बाकी के क्राउड बंदर था, उनको क्या किया था, जो बॉल होती है ना अपनी रबर की बॉल, उसको हम्म। दो हिस्सों में काट दिया। दो अच्छा हिस्से काट के एक के दो बंदर के वो बन जाते थे मुंह। और उसमें जब बॉल लगा दो, सपोज करो आधी, तो यहाँ पे एक लिपस्टिक की लाइन जैसी लाइन लगा दी निकाल। जाती थी, हाँ लाइट लाल हाँ कलर हाँ। की। और पीछे की साइड में ना एक क्या नाम है, धागा, मोटा मोटा रस्सी टाइप की स्टिक हम्म कर दी जाती थी, और उसमें एक गोली फंसा दी जाती थी, कोई भी जैसे हम्म। प्लास्टिक की गोली है ना, फंसा दी जाती थी। तो उनको गोटी बंदर के हिसाब से बोलते थे, गोटी बंदर। तो उनको गोटी अच्छा बंदर को, चलो 25 गोटी बंदर तैयार करो, तो 25 मुंह जो है उनको कुछ नहीं करना होता था, उनको सिर्फ ना वो गोटी ना मुंह के अंदर दबा लेनी अच्छा होती थी। लगा। अच्छा ओके। हाँ, सिर्फ लगा ली, दबा ली, तो क्या है हम्म। कि इमीडिएटली 5 मिनट में उनका काम हो जाता था, और वो है लोग ना? लॉन्ग शॉट में रहते होंगे। लॉन्ग शॉट में रहते थे तो नजर नहीं आते थे, पता नहीं हम्म। चलता था उनका। पर जो बोलने वाले बंद थे, जो उनके लिए बहुत टास्क था, बहुत मुश्किल था, तो मैं बहुत हनुमान टफ था। जी, अंगद। हाँ, करेक्ट। नल, नील, अंगद, ये सारे हाँ के हाँ हाँ कैरेक्टर थे हाँ जो। हाँ। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, लास्ट टाइम मैं आपको बताना भूल गया, जी। जो एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में दादाजी का। मैं कुर्सी लगा के बैठा हुआ था, है तो दादाजी आए, खड़े रहे थोड़ी देर, फिर हाँ कोई स्टूल लेके आया, स्टूल पे बैठ गए वो। तो मुझे बहुत खराब लगा, मैंने कहा इतनी महान पर्सनालिटी, इतने सीनियर एक्टर स्टूल पे बैठे हो, मैं आराम से कुर्सी पे बैठा हूँ, है, और वो भी थोड़ी अच्छी कंफर्टेबल कुर्सी थी। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा कि दादाजी प्लीज आइए ना, इधर बैठ जाइए आप कुर्सी के ऊपर। तो मेरे को ऐसा देखते हैं कि फिर थोड़ा सामने देखने लगे। मैंने कहा दादाजी प्लीज बैठिए ना आप, मुझे अच्छा ही लग रहा है, आप स्टूल पे बैठे हुए हैं वहां पे। तो कहने लगे, सुनील तुम भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो?" मैंने कहा मजाक क्यों कर रहा हूँ मैं? तो कहने लगे कि तुम्हें मालूम है ना मेरी पूंछ है, और पूंछ के साथ में मैं उसमें बैठ नहीं सकता। हाँ। तो पूंछ लगी हो तो डेफिनेटली पीछे अगर सपोर्ट होगा कुर्सी पे तो बैठ नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है बैठने के लिए। तो इस तरह की चीजें, इन बेचारे सभी जो इस तरह के कैरेक्टर कर रहे थे, जिनकी पूंछ लगी हुई थी, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती थी। वो ओके। कोई बिना सपोर्ट की चीज पे नहीं बैठ सकते थे। अच्छा। तो सर, सीता जी की खोज शुरू हो चुकी थी, उसके बाद आप लोग मिल गए थे इनसे। और कुछ रास्ते में ऐसे बिहाइंड द सीन्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जब आप लोग खोज के लिए निकले हैं, सबके साथ आप लोग एक जगह बैठ चुके हैं और सारी वानर सेना निकल चुकी है खोज के लिए सीता जी की, कि कहीं ना कहीं कुछ पता नहीं जाए, तो वो इसके वो दौरान कुछ गुफा हुआ जो ऐसे?
जो गुफा बनाई गई थी ना, वो हाँ हाँ गुफा हाँ। मतलब है कि आप लिटरली देखेंगे ना तो वो ऐसा लगता था कि कोई बहुत ही पुरानी गुफा है, जो मतलब है कि जैसे हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या कहीं पे जाते हैं देखने के लिए, तो उस तरह की गुफा बनाई थी। और वो पूरी की पूरी जो है, आप कुछ थर्मोकोल लेके, कुछ एक्रेलिक लेके, और कुछ जो मतलब है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से उस ढंग से पूरी की पूरी क्रिएट की थी। और हम लोग शूटिंग कर रहे थे। अगर आपने देखा हो कि एक गाना था, जब अशोक वाटिका में भी वो गाने के कुछ पोर्शन थे, हम लोगों के ऊपर भी पिक्चराइज हुए थे कुछ पोर्शन, भरत के ऊपर भी हुए थे, कौशल्या के ऊपर भी हुए थे। उसमें बारिश हो रही थी। वो हम्म। बारिश रियल बारिश थी, वो ओ, आर्टिफिशियल बारिश नहीं की थी। हाँ, वो वो जो रियल सीता बारिश जी में किया अशोक गया। वाटिका में बैठी रहती हैं और बारिश आती है। हाँ, वो पूरा एक्चुअली वहीं पे सेट सेट वहीं था ना, अच्छा, जहाँ हाँ हाँ उमरगांव में ही हाँ था हाँ, ना, वो तो स्टूडियो एक के ही अंदर है। ही था ना। उस स्टूडियो हाँ के हाँ अंदर एक जगह ओपन में वो सेट लगाया गया था जहाँ पे अशोक वाटिका बनी थी, और एक तरफ हम्म, जो था वो हम लोगों का ये गुफा वाला सेट था, है ना। अच्छा। तो, तो सोचिए आप कि कैसे इमेजिन करना पड़ता है एक्टर को, कि सामने दिख रहा है कि ये अशोक वाटिका है, यहाँ सीता है, हम यहाँ पे हैं, पर इमेजिन करना है कि लंका में है। और म, आप सोचिए कि मतलब है कि ये जो माया नगरी है, बड़ी अजीब सी नगरी है, कि आप सामने भी होके उसको उस ढंग से नहीं देख पाते हैं जिस ढंग से आपने देखना चाहिए। पता है आपको कि सामने बिल्कुल ऐसा था कि ये अशोक वाटिका और ये हम लोगों की गुफा थी, है ना। तो बारिश का हम्म। मौसम था, तो बारिश दोनों जगह हो रही थी। ओके, और एक चीज और आपने बहुत इंटरेस्टिंग शेयर किया है, जो ऑडियंस आए थे और उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी सेट पर। जी जी जी। हाँ हाँ, वो तो कमाल ही चीज है। आपको यकीन नहीं होगा, रामायण की पॉपुलैरिटी पीक पे थी, बिल्कुल पीक पे, जो 30-40 एपिसोड जाने के बाद में इतनी पीक पे हो गई थी कि हर जगह पे मतलब है कि जो उमरगांव एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। हम्म। लोग, ट्रेनें भी जब आती थी तो ट्रेनों में भी अनाउंसमेंट जब भी होती थी कि ये वो लोकेशन है, जब उमरगांव पे खड़ी होती थी स्टेशन पे, हाँ हाँ तो जो हाँ। अनाउंसमेंट होती है ना प्लेटफॉर्म के ऊपर कि फलानी जी। ट्रेन आई है, ये फलाना है, जो जो भी, तो उसके साथ से अनाउंसमेंट होती थी, ये वो लोकेशन है जहाँ पे रामायण की शूटिंग होती है, इस हिसाब से अनाउंसमेंट होती है। लोग टूरिस्ट हिसाब से देखने आते थे वहां पे शूटिंग। तो एक दिन क्या हुआ कि 10-12 बसेस भर भर के लोग दस आ गए बारह शूटिंग देख। जी। और आके वहां पे गेट गेट था, ऐसे स्टूडियो के अंदर नहीं आ सकते थे, गेट था। तो गेट पे आके उनका जो भी मेन आदमी होगा, उसने डिमांड शुरू कर दी कि भाई हम लोग आए हैं राजस्थान से, पता नहीं कहाँ से, तो इसलिए हाँ। हम लोग शूटिंग देखना चाहते हैं, और हम लोगों को रूम दिया जाए ठहरने के लिए, और हम लोगों को मतलब है कि सारा नहाने धोने की व्यवस्था की जाए। तो फिर सुभाष सागर साहब, जो सागर साहब के सबसे बड़े बेटे हैं, वो इंचार्ज थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने मिले, उनसे बात की, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा भाई हम लोग फलाने, तकरीबन कम से कम मेरे हिसाब से कुछ 14-15 घंटे की जर्नी करके आए थे वो लोग, सोचिए आप। और सारे एक ही शहर के और आसपास के शहर के, राजस्थान के किसी शहर के थे वो लोग। तो वहां पे आए, पर उन्होंने कहा हम तो आ गए भाई। अच्छा, उमरगांव ऐसी जगह है कि कहीं पे इतना बड़ा होटल भी नहीं है कि जहाँ हाँ पे इतने हाँ, सारे लोग रह सके, हैं। आप सोच लीजिए, अगर 40-50 का भी एवरेज पर बस लगाएंगे तो 500-600 लोग हो जाते हैं, बिल्कुल। है ना। तो हम्म। बहुत मुश्किल था, समझ में नहीं आया। फिर सुभाष जी ने जाके पापा जी से डिस्कस किया, सागर साहब से बात की। सागर साहब ने कहा कि देखो भाई, ये श्रद्धा है, आए हैं लोग तो कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। तो फिर सबका इंतजाम किया। फिर किचन वाले को बोला कि भाई सबके लिए नाश्ता बनाओ, है। तो उसने सबके लिए, क्योंकि क्या है कि सामग्री खाने की तो रहती थी, जी फिर जी। बड़े बड़े बैग्स भर के, बड़े बड़े बोरियां भर के रहता था। तो फिर उसने हम्म पोहा वहा जैसी कोई चीज बनाई, सबके लिए चाय बनाई। और वो 5-7-8 वर्कर थे, सबने मिलके बनाया उसको। थोड़ा उस दिन लंच भी हम लोगों का लेट हो गया था। फिर नाश्ता हम्म। वाश्ता कराया। फिर बैचेस में उनको स्टूडियो के अंदर, मतलब है कि जो सेट लगा हुआ था वहां पे बैचेस में भेजते थे शूटिंग देखने के लिए। तो बैचेस में 25-25, 50-50 लोगों के बैचेस में वो लोग आते थे शूटिंग देखने के लिए। नहाने वहाने का सब इंतजाम किया, बहुत अच्छा इंतजाम किया। सब लोग बहुत खुश होके गए, बहुत आशीर्वाद देके गए, बहुत मतलब है कि सेटिस्फाइड होके गए हैं वहां से शूटिंग के लिए। ओके। तो इस तरह का तो ये बाद में तो लोगों का आना जाना चल ही गया था। मैं बताऊं, कई बार कई लोग आते थे, कई लोग जाते थे, इस हिसाब से चलता रहता था। इनफैक्ट मैंने उस समय एक सजेशन दिया था कि हमारे गेट पे हम एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट का 10 रुपए या 5 रुपए का टिकट रख देते हैं। अच्छा। वो इसलिए कहा था मैंने
क्या है कि हमारे यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, खास हाँ करके इंडस्ट्री में जो स्पॉट बॉयज हैं या लाइट मैन हैं, उनको जी। बेचारों को क्या होता है, जिस दिन शूटिंग है उस दिन काम, उनकी रोजी रोटी है, जिस दिन नहीं है उस दिन उनकी रोजी रोटी है। हाँ हाँ तो हाँ, वो तो है। हमने कहा था एक रामायण फंड बना देंगे, और उस रामायण फंड के हिसाब से उन वर्कर्स के लिए एक ऐसा फंड रहेगा कि जब ऐसी कोई किसी के लिए मुसीबत हो, जरूरत हो, तो उस हम्म। फंड में से पैसा उसको दिया जाए, है ना। पर ओके। ये वर्केबल नहीं हो पाया किसी वजह से। पर अगर वर्केबल हो जाता तो मेरे ख्याल से शायद वो चलता रहता, और भी चैरिटी मिलती, और भी बिल्कुल बिल्कुल। चीजें आती, और भी जुड़ती उसको लेके, और हो सकता हम्म। था। बहुत लोग आते थे और स्पेशली सैटरडे संडे, तो आप जितने विश्वास नहीं करेंगे कि भीड़ होती थी, मेला जैसा होता था बिल्कुल। और रस्सी लगाई जाती थी, हम लोगों को रस्सी लगा देते थे जिससे हम लोगों के नजदीक नहीं आए लोग। तो हम लोग उस समय मालूम है ऐसा समझते थे जैसे कि जू में कोई जानवरों को देखने नहीं जाता लोग हैं, तो वैसे लोग आते वहां पे। और कभी हम लोग रूम से बाहर निकले या सेट पे जा रहे हैं, ए वो देखो लक्ष्मण है, वो देखो राम जा रहा है, तो ऐसा करते हैं जैसे बोलते हैं ना शेर जा रहा है, वो मतलब है कि चीता है या फिर हाथी है, ऐसा 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 बिहेव होता था हम लोग। इंटरेस्टिंग था, इट वाज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। और मेरे साथ तो एक और इंसिडेंट बड़ा अच्छा हुआ है जो इसी दौरान था, मैंने शेयर नहीं किया अपने जी उस पर, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो। बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात में फोटो खींचने को बोलते हैं फोटो फाड़वानू छे, ऐसा कुछ अच्छा। बोलते हैं वो, है ना। ओके। तो मुझे मालूम नहीं था उसका मीनिंग। तो दो चार पांच लड़कियां आई कि बोलने लगी तुम्हारे संगे फोटो फाड़वानू छे। मैंने कहा फोटो फाड़ने का, कौन सा फाड़ने का फोटो भाई, है ना? मैं कहा मैं क्यों फाड़ू फोटो, है। तो कहते नहीं है मैं तुम्हारे संग ही फोटो फाड़वाने का है। तो हाँ मैंने कहा भाई मैं नहीं फाड़ सकता फोटो, मैं क्यों फाड़ूंगा फोटो। फिर हाँ, उनमें से किसी ने बताया कि नहीं हमको फोटो लेने का आपको है जस्ट आपके साथ। निकालना है, हाँ, अच्छा। तब समझ में आया कि इसका मतलब ये होता है। अच्छा, बीच में एक मैं फैंस का एक आपको इन्फो दे देती हूँ कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने ट्विटर पे ब्लू टिक के लिए अप्लाई किया है कि नहीं। देखो मैंने अप्लाई किया है था, परंतु वो मेरे को प्रोसेस का मुझे पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। इनफैक्ट किसी ने मुझे भेजा भी था, एक स्क्रीनशॉट भेजा है। तो वो मैंने कोशिश की, कल भी की आज भी की, पर वो फॉर्म मेरे को मिल नहीं रहा है। जो फॉर्म मैंने गूगल से भी ट्राई किया उसको लेने के लिए, अदरवाइज भी लिया। मुझे मालूम नहीं है इसका प्रोसेस क्या है, और मैं किसी को जानता भी नहीं जो मुझे गाइड कर सके कि इसको ट्विटर भेजता है या आपको कहीं से डाउनलोड करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है मुझे नहीं मालूम। पर जहां जो शुरू में जब मैंने अकाउंट खोला था, तो जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी उन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने सारी प्रोवाइड कर दी थी उस समय। तो मैंने सोचा था कि एक सर्टेन पीरियड के बाद में ये दिया जाता होगा उनकी तरफ से कि जी भाई आप सेलिब्रिटी हैं या आपके गलत अकाउंट्स बन रहे हैं उसके हिसाब से। तो जी। हुआ नहीं कुछ भी, तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या है क्या नहीं है उसका। कोई बात नहीं, मैं भी अभी अपनी टीम से अपनी टीम से मैं बात करके, हमारे यहाँ भी सोशल मीडिया टीम है, मैं उनसे भी एक बार जी बात करके और फिर चेक करती हूँ कि क्या एग्जैक्ट प्रोसेस है जो हाँ आपने बताइए किया कि हो। क्या प्रोसेस क्या है, क्योंकि क्या है कि किसी से मुझे पता नहीं लग रहा कि इसका प्रोसेस क्या है। अभी जैसे अच्छा। किसी ने मुझे फोन किया था, उसने हाँ अरुण जी का ब्लू टेक कराया था, तो उसने फोन किया था, मेरे पास नंबर नहीं है। उसने जी किसी और काम के लिए मुझसे फोन किया था। जी और रविशंकर जी कुछ लाइव करना चाह रहे थे, उस सिलसिले में फोन किया था। जी जी तो जी। उसने मुझसे कहा था मैं आपका ब्लू टिक करा देता हूँ। तो उसने भी मुझे ये नहीं बताया कि आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, वो कुछ नहीं बताया। जैसे अभी मैंने ट्विटर पे किसी ने मुझे बोला कि आपका एक वेरिफिकेशन फॉर्म है जिसमें आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना अच्छा। स्क्रीनशॉट, अपना ये भेजना है। तो वो मैंने हाँ, कोशिश की ढूंढने की, पर मुझे मिला नहीं कहीं पे। तो कोई मुझे बात आइडिया नहीं नहीं, मैं अपने सोशल मीडिया टीम से बात करके और मैं प्रोसेस पूछ लेती हूँ कि जो आपने किया है जी वो हो चुका है जी या नहीं भी हुआ है, तो जी मैं आपको नया प्रोसेस में बता देती हूँ। प्लीज बताइएगा, मैं करूंगा डेफिनेटली। और मैं डेफिनेटली मेरे फैंस की इच्छा, देखिए मैं तो गिव अप कर चुका था इस बात को कि होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा। हम्म। जिसको मेरे पास कांटेक्ट करना है वो कर ही लेगा किसी तरह से। गलत अकाउंट पे भी जाएगा तो कहीं ना कहीं से उसको पता लग ही जाएगा कि गलत अकाउंट है। पर एनीवे अगर हाँ सब लोग चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि मुझे इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है मेरे गर्ल्स जो फैंस हैं उनके लिए। क्योंकि अच्छा। गलत अकाउंट जिन्होंने खोला है ना, वो हाँ, उसका गलत मैसेज, गलत मिसयूज हो इंफॉर्मेशन, जाता है। गलत फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल वो ना बिल्कुल। उठाएं। मैं मेरी इसीलिए मैं चाहता हूं कि ब्लू टिक हो जाए, तो कम से कम क्या है कि लोगों को पता रहेगा कि ये ब्लू टिक अकाउंट है तो ये हाँ जेन्युइन अकाउंट है। तो बिल्कुल। गर्ल्स फैंस जो हैं, गर्ल्स मेरी फैमिली मेंबर मैं कहूंगा उनको कि वो हैं, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस ये मेरा मानना है। इसलिए हाँ हाँ मैं ब्लू हाँ टिक कराना चाहता हाँ 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 हाँ।
ओके, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, हम ट्राई करेंगे। इनफैक्ट आपके फैंस भी बोल रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठने वाले हैं जब तक वो आई नो, ठीक ना हो दे आर जाए। स्वीट, दे आर वेरी स्वीट, आई लव देम, आई तो रियली लव देम। ओके, सो मेरा नेक्स्ट था कि आपने एक और चीज शेयर किया था जो आई थिंक हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं, है ना? जी, जी। वो और सीक्वेंस लंका। में है वो बहुत ही ग्राफिक्स थे उसमें। आप यकीन नहीं करेंगे, इतने ग्राफिक्स थे उसमें कि और थोड़ा सा क्रूशियल भी थी, सारी शूटिंग बहुत क्रूशियल थी, इतनी इजी नहीं थी शूटिंग। तो इनफैक्ट मैंने, अगर आप नोटिस किया हो तो मैंने क्या किया है कि कुछ मुझे स्टिल्स सागर साहब के यहाँ से मिल गए थे जिसमें हम लोग क्रोमा में हैं, ब्लू बैकग्राउंड दिख रहा है, सामने हम लोग खड़े हैं, तो वो ब्लू बैकग्राउंड को हटा के कोई भी बैकग्राउंड डाला जा सकता है हाँ उसमें, हाँ हाँ। है ना। तो मैंने पीछे अपना, मेरे यहाँ पे घर में एक ग्रीन बैकग्राउंड भी है, उसको मैंने भी रखा था कि मैंने कहा कि इस ग्रीन को भी क्रोमा किया जा सकता है, जहां मैं बैठा हूँ दिखा सकते हैं कि मैं सिंगापुर में भी बैठा हूँ, मैं सी के पास भी बैठा हो सकता हूँ, कहीं पे भी बैठा हो सकता हूँ। तो मैंने उनको बताने की कोशिश की कि ये कैसे किया जाता है। इसीलिए उसमें क्या है कि कई मल्टीपल कैमरे यूज होते हैं। एक कैमरे में आप छोटा कर रखते हैं, एक कैमरे में आप बहुत क्लोजअप में जाते हैं, तो उसको मिक्स करके किया जाता है। तो अशोक वाटिका का जो सीक्वेंस था उसमें भी क्या है कि जैसे क्रोमा काफी किया गया था फ्लाई फ्लाई करने के लिए। आप देखो, राक्षस के मुंह से जा रहा है, राक्षस के मुंह से बाहर निकल रहे हैं, ये सब सीक्वेंसेस थे, बहुत अच्छे लगते हैं। इस उम्र में भी मैं कहता हूँ मुझे अच्छे लगते हैं देखना, मुझे पसंद है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुझे पसंद है तो शायद, देखिए मैं कभी एक क्रिटिक के हिसाब से या एक मेकर के हिसाब से या एक एक्टर के हिसाब से नहीं देखता हूँ, मैं पब्लिक के हिसाब से देखता हूँ अपनी जो भी चीज देखता हूँ। तो उसमें मुझे लगता है कि नहीं यार, ये इंटरेस्टिंग चीज है, लोगों को पसंद आएगी, तो पसंद जी। आती है। उस वो सब करने के लिए क्रोमा का काम था। और दारा जी का मैं सल्यूट करूंगा उनको, हेड्स ऑफ टू हिम, कि सो पेशेंस, हमें लाइक इन सब चीजों को करने के लिए अच्छे अच्छे लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। क्रोमा इज नॉट इजी, क्योंकि क्या है, इसमें कहीं पे भी रिंकल नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी हाँ लाइट कम नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट लगनी चाहिए, नहीं तो जरा सा भी गड़बड़ होगा तो बहुत खराब लग सकता है जी। शॉट। पर रामायण में आप देख लीजिए, इतनी पुरानी टेक्निक होने के बाद भी हर चीज कितनी मतलब एक ऐसे परफेक्ट, खराब लगती नहीं है बिल्कुल भी कहीं से भी। परफेक्शन के साथ है। हाँ, तो और जब अशोक वाटिका में था, अशोक वाटिका का एक सीक्वेंस था जिसमें गार्डन में, जो सपोज टू बी लंका का गार्डन है या हम्म। रावण का गार्डन है, स्पेशल गार्डन है जहाँ पे बड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो आप सोचिए, एक ही सॉइल में, कभी नहीं सुना कि केरला में और कश्मीर की चीज केरला में हो सकती है और केरला की चीज कश्मीर में हो। तो लंका है, रावण की लंका है, जब त्रिलोकपति है, उसको भगवान का आशीर्वाद है, तो उसके गार्डन में सब कुछ हो सकता है। तो वो क्रिएट करने के लिए अलग अलग जगह से पेड़ मंगवाए गए। एप्पल का पेड़ जो है बहुत डिफिकल्ट होता है। तो सागा साहब वैसे भी कश्मीर से हैं, बिलोंग करते हैं, तो कश्मीरी हैं, तो इसलिए उनके लिए इजी था, वो कहीं से उन्होंने मंगवा लिया था। केले का पेड़ मंगवाया, ये मंगाया, अमरूद का पेड़ मंगवाया, तो इस तरह सारे पेड़ लगाए गए और क्रिएट किए गए थे। तो उसमें अब तोड़ना भी था और पेड़ भी उखाड़ने थे। तो कुछ पेड़ तो दादाजी ने रियली, मतलब एक रियल पेड़ उठाए हैं, और कुछ तो क्या है कि जो बनाए गए थे, जैसे कि एक हाथ मेरे ख्याल से बहुत बड़ा पेड़ था, शायद बरगद का पेड़ था या पीपल का पेड़ था, मुझे ध्यान नहीं है, पर एक पेड़ लिटरली उठाना था उन्हें, और भारी, बड़ा भारी पेड़ था। तो उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया था वो पेड़, और उसको लुक अच्छा। दिया था वैसे ही, ब्राउन सा लुक जो होता है, तने का लुक होता है, वो दिया था। उसको उठा के उन्होंने फेंका था। तो वो सारी चीजें की थी। कुछ रियल पेड़, केले का रियल पेड़ उठाया था उन्होंने, एक और अमरूद का पेड़ था, वो रियल था, वो उठाया था उन्होंने। तो इस तरह कुछ रियल भी किए थे, कुछ मतलब है कि आर्टिफिशियल भी किए थे। इसके हम्म। अलावा एक बहुत ट्रिकी क्रोमा था। अच्छा। वो दादाजी के सर के ऊपर मुकुट पे वो रस्सी, जब राक्षस सेना आती है और हाँ। राक्षस सेना मुकुट के ऊपर वो रस्सियां डाल रही है और खींचना चाह रहे हैं उनको, तो पकड़ मुकुट रही में है। बार बार फंस जाता था वो रस्सी। है, हाँ। तो एक बार तो रस्सी फंसी तो मुकुट ही गिर गया। है, तो फिर वो लगाया, फिर दो तीन ब्रेक करके शॉट में लिया, यहाँ से रस्सी फेंकने का दिखाया, फिर वहां पे जाके रस्सी आगे बीच में गई, फिर किसी ने वहां बहुत क्लोज में जाके ऊपर से रस्सी डाल दी सिर्फ ऊपर। तो इस तरह करके वो तो पता नहीं लगता है, पर इस तरह कुछ किया था वो शॉट। फिर उसके बाद में वो शॉट में जब उनके गले में रस्सी हो जाती है, तो फिर हनुमान जी मस्ती करने के लिए ऊपर नीचे होते हैं उनको लेके, तो ऊपर नीचे करना था। तो अब ऊपर नीचे बहुत ट्रिकी मामला था कि कैसे किया जाए, क्रोमा में भी करना है और दिखना भी चाहिए सब चीजें।
तो एक क्रेन मंगाई गई थी, जो शूटिंग की क्रेन अलग क्रेन होती है नॉर्मल क्रेन से, वो मंगाई गई थी, वो रखी गई थी क्रेन। उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसको ब्लू पूरा किया, उसके ऊपर दादाजी को बैठाया, दादाजी बैठ के क्रेन, अच्छा और दादाजी का वजन भी है, और क्रेन, तो क्रेन कहीं पे गिर नहीं जाए पूरी की पूरी, तो दूसरी साइड 3-4 आदमी लटके हुए थे क्रेन को लेके, इससे संभाल के तो नीचे ले जाते थे, फिर ऊपर ले जाते थे, फिर नीचे ले जाते। तो रस्सी जो है आप देख रहे हो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, लेवल है, तो ऊपर जाती थी स्लांटिंग हो जाती थी, नीचे जाती थी तो लेवल में हो जाती थी। तो इस तरह करते थे। और फिर आप देखिए जब फाइनल रिजल्ट देखेंगे ना, तो कितना खूबसूरत लगता है, पता ही नहीं लगता कि ये क्रोमा किया हुआ है, ऐसा लगता है कि हनुमान जी की शक्ति है जो ऊपर हाँ नीचे रियल हो रही है ना। बिल्कुल। शूट किया गया था, इंटरेस्टिंग शूट था। और फिर वो जो अपनी पूंछ की आग बुझाते हैं, उसमें भी कुछ ट्विस्ट है, आपने बताया है। कौन सा? जो पूंछ की आग बुझाने के लिए वो जो समंदर हाँ में हाँ हाँ जाते हैं, हाँ हाँ, वो करेक्ट वाला, करेक्ट हाँ। करेक्ट। हाँ, देखिए पूंछ का क्या है था कि पूंछ दादाजी के पास सपोज टू बी, हनुमान के पास बहुत शक्तियां हैं, तो वो मस्ती करने के लिए वो पूंछ लंबी भी कर देते हैं। हाँ। है तो उससे वो जो तेल में भीगा हुआ कपड़ा है वो हम्म। थक जाए लोग लगाते लगा, तो अब पूंछ ऐसे तो लंबी हो नहीं सकती, तो एक रबर का पाइप मंगाया गया था, जो प्लास्टिक पाइप होते हैं उस तरह का पाइप मंगाया गया था। उस पाइप को साइड से रख के इस ढंग से क्रोमा करके किया गया था कि सामने से नजर नहीं आए और इधर से लगे कि उनकी पूंछ में से वो निकल रहा है। आपने अगर कहीं पर फिल्मों में देखा होगा, किसी में देखा होगा, कई एक्टर होते हैं जो इस तरह करके कुछ मछली या कुछ ऐसा मुंह में निकलते हैं और फिर निकाल लेते हैं, तो वो एक्चुअली मुंह में नहीं डालते, वो साइड में ऐसे डाली जाती है। साइड में तो डालते वैसे ही हैं। कुछ ट्रिक की है, वैसे ही कुछ हाँ। ट्रिक की थी, ये किया था। फिर उसके बाद में मिनिएचर बनाया था, छोटे 3-3.5 फीट की हाइट का ना मिनिएचर बनाया था लंका का। तो अच्छा। लंका का मिनिएचर में आग लगाई थी, और अच्छा। एक शॉट, एक कैमरे में क्रोमा में आदमी लोगों को भागने का किया था, और एक कैमरे में मतलब मिनिएचर्स को आग लगाई थी। तो वो दोनों को मर्ज किया था, तो मतलब है कि यहाँ पे इनकी पर्सनालिटी जो है आदमियों की छोटी लॉन्ग शॉट में किया था, और यहाँ पे क्लोजअप में था, तो ऐसा लगता है कि उसके सामने से निकल रहे हैं और लोग जल रहे हैं, भाग रहे हैं, इस तरह का सीन था। हनुमान जी का भी हाँ। इस तरह किया था। फिर उड़ने वाले सीक्वेंस में हनुमान जी को क्या किया था, तार से पीछे बांधा था और उसको भी क्रोमा कलर किया था, और वो उड़ाया था उनको, मतलब एक क्रोमा में उड़ाया था। ट्रेन से, फिर हाँ। वो जो नेचर शूट किया था उसके ऊपर से आपने नोटिस किया होगा, शॉट कुछ जा रहे हैं जो आग लगाते हुए जा रहे हैं, उनकी पूंछ में आग लगी हुई है। तो पूंछ के लिए आग लगाना भी क्या था कि थोड़ा ट्रिक वाला मामला था। तो हाँ। एक अलग से, क्योंकि देखिए ऐसे आग पकड़ सकती थी और किसी को लग भी सकती है, तो सेफ्टी बिल्कुल। का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सेफ्टी ध्यान रखने के लिए उसके पैरेलली एक और लगाई जाती थी ऐसी आग, जिसमें लगाई जाती थी, कैमरा इधर होता था, तो लगता नहीं था कि उनकी उसमें लगी है, पर आग एक्चुअली दूसरी उसमें लगी होती थी। तो ओह। दूसरी, क्योंकि इस समय आज की तारीख में क्या है, आपके पास में मशीन्स हैं, टेबल पे आप ये सब क्रिएट कर सकते हैं, पर उस समय इस तरह की चीजें नहीं थी जो क्रिएट हो सकती थी। तो क्रिएट करने के लिए वो इस तरह के कुछ ना कुछ गिमिक्स करने पड़ते थे, जिससे इस तरह का इफेक्ट आए। और जहाँ पे वो आग बुझाने वाला सीक्वेंस था, जिसमें पूंछ में आग लगी है, जो पानी में बुझाते हैं, तो वो लिटरली उस समय पूंछ में आग में लगानी पड़ी थी, और थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखा गया था कि भाई कहीं पे ये आग पकड़ ना ले ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली जो सॉटन का कप उन्होंने जो नीचे हाँ। अपनी हाफ चड्डी टाइप की जो पहनी थी, वो सॉटन की थी, सॉटन में जल्दी आग लग जाती है। और पानी में उनको उस तरह खड़ा किया गया, और पूरा क्रोमा में शॉट लेके उसको खड़ा करके फिर इमीडिएटली उसमें पानी में ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसको, थोड़ा सा मतलब है कि रिस्की था शॉट, पर रिस्की संभव था, किसी हाँ। तरह से मैनेज करके किया था वो उस समय। ओके। तो आई थिंक हमने बिहाइंड द सीन सारे कवर कर लिए ना अब तक के। जी जी जी। मैं जामवंत का बताना भूल गया, जामवंत का आपको। प्लीज प्लीज बताइए। जामवंत का जो कैरेक्टर जिस एक्टर ने प्ले किया है, राजशेखर जी ने, बहुत अच्छे, बहुत शरीफ इंसान है बेचारे। और आप सोच लीजिए कि जब हम लोग मतलब है कि एक पतली सी धोती में रहते थे और पसीना पसीना हो जाते थे, गर्मी होती थी, आप सोचिए कि उनको इतनी मोटी बालों वाली खाल लगी का जो कॉस्ट्यूम बनाया गया था उनको, वो पहन के रहना है, कितना टफ होता होगा उनके लिए, कितना मुश्किल होता होगा। पर उन्होंने कभी उफ नहीं की उसको लेके, और वो पहनते थे उसको और करते थे। और जो मुंह लगाया गया था उनका, तो और वो नाक के पास में यहाँ पे हमेशा उनके निशान बढ़ जाता था, क्योंकि क्या है, बिल्कुल हाँ। नाक को टच करके वो होता था ना, तो यहाँ निशान हो जाता था उनके। और उनकी आंखों को अपनी जैसी नॉर्मल आंखें होती हैं ऐसी नहीं, आपने देखा होगा कि जो भी ये बेयर होता है, बेयर की आंखें थोड़ी स्लांटिंग होती हैं,
हाँ ऐसी हाँ होती है थोड़ी सी, हैं? हाँ तो हाँ। उनकी आंखों को ऐसा करने के लिए आंखों के ऊपर यहाँ पे ना टेप लगाई जाती थी, तो इससे आधी आंखें खुले आधी ना खुले, है ना। तो सोचिए इस तरह से वो कितना डेडिकेशन होगा एक्टर में कि इस तरह का उन्होंने पूरा काम किया। इनफैक्ट एक बार ऐसी हुआ कि वो थोड़ा सा किसी वजह से लेट हो गए शूटिंग पे पहुंचने में, वहां पे उमरगांव में कभी ट्रेन लेट हो जाती है तो कभी कोई हाँ हाँ ट्रांसपोर्ट हाँ। नहीं मिला होगा उसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यूनिट के जो लोग हैं, हम्म। खास करके सागर साहब के कुछ असिस्टेंट थोड़े शरारती थे, उन्होंने प्रैंक किया के साथ में। अच्छा। उन्होंने कहा भाई अब तुम लेट आए हो, अभी रहने दो, तुम्हारी जगह हमने किसी और को कर लिया है जामवंत के लिए, क्योंकि जामवंत की पर्सनालिटी तो उसका मतलब आउटर लुक से है ना, आउटफिट अंदर था। कौन एक्टर है उससे है नहीं, तो इसलिए पता नहीं। कहने पता नहीं चलेगा असलियत। तो साहब बड़े अपसेट हो गए, कहना यार यार ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ में, लोग मुझे पहचानते हैं, लोगों को मैं बोलता हूँ जामवंत हूँ, है। तो वो जाके सागर साहब के पास गया, कहते हैं पापा जी हमने सुना है कि आपने किसी एक्टर को जामवंत के रोल के लिए ले लिया है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। सागर साहब ने उसकी तरफ देखा, कहते क्या बोल रहे हो तुम, किसको ले लिया है? कहते नहीं मैंने सुना है वो हाँ। योगी जी बोल रहे हैं और विजय जी बोल रहे हैं ऑल दैट। उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ किसी को नहीं लिया, तुम ही कर रहे हो, और अभी आया नहीं था वो शॉट तो इसलिए हमने किया नहीं, पूछा था आप आ गए हो तो बताया था नहीं आए हो, उन्होंने कहा था ठीक है चलो दूसरा शूट कर लेंगे, ये थोड़ा रुक के कर लेंगे। तो फिर ये जाके उसके भड़क, अरे भाई आप ऐसे हमें कहो टेंशन में डाल देते हो, हम टेंशन में आ गए थे, वो यूपी के है ना तो थोड़ा यूपी स्टाइल में बोलते हैं, अच्छा। हमको बहुत टेंशन हो गया था, तो इस तरह मजाक मत किया करो हमारे साथ में। तो इस तरह अपने साथ में प्रैंक किया था इन लोगों ने। तो दिस इज हाउ मस्ती करके शूटिंग करते थे, टाइम पास होता था। ओके। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी बिहाइंड द सीन के अलावा, अब तो अयोध्या में बहुत जल्द मंदिर बनने वाला है, तुमने जी जो भी न्यूज है कि शुरुआत हो चुकी है, तो जी। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक इतने सालों से चलता आ रहा जो एक मुद्दा था, साल हो चुका है, उस मेरे पर ख्याल से इतने लॉकडाउन हो सालों से गया। नहीं, मेरे ख्याल से जब से हम पैदा हुए तब से सुनते आ रहे हैं, सही बात है। है ना, उससे पहले से भी चलता आ रहा होगा। हाँ। मेरे ख्याल से 100 100 125 150 साल तो हो ही गए इस बात को, कि राम मंदिर जब जब भी तोड़ा गया होगा बाबर के टाइम पे, तब से ये इशू तो रहा है, और ब्रिटिश के टाइम पे भी रहा होगा, उस समय भी रहा होगा, अभी भी रहा है, पर ये बहुत सही डिसीजन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि देखिए मैं किसी रिलीजन को लेके नहीं बोल रहा हूँ, किसी समाज को लेके नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल जी रहा हूँ कि देखिए अगर कोई चीज वहां पे ओरिजिनल रही है जी। तो वो चीज होनी चाहिए, है। ऐसा नहीं है कि ठीक है कोई लोग ने मतलब है कि हत्या ली, उसको गलत ढंग से कुछ और अपना स्थान बना लिया, वो चीज गलत है। हाँ मैं कहता हूँ अगर बाबरी मस्जिद थी तो बाबरी मस्जिद को देना चाहिए था, और अगर राम मंदिर था तो राम मंदिर को देना चाहिए। और डेफिनेटली जो जजेस ने डिसीजन लिया है बहुत सोच समझ के लिया, और डेफिनेटली बहुत रिसर्च करके लिया होगा इस डिसीजन को, और सही डिसीजन हुआ मैं मानता हूँ। और राम मंदिर बनने का अच्छी बात है, और मैं चाहूंगा कि अगर मौका मिले और हमें उसका हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो बहुत खुशी होगी। ठीक है सुनील जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया आज, है ना? मेरे ख्याल से तकरीबन तकरीबन। ठीक है, फिर हम अगले मंडे वापस मिलेंगे। जी जी बिल्कुल मिलेंगे, और मुझे अच्छा लगता है मिलके, क्योंकि क्या है कि काफी लोगों की इच्छा होती है मिलने की, काफी लोग चाहते हैं कि हम लाइव आए मिलने के लिए और इस पे जी। बातें करें, कुछ गपशप करें, कुछ हल्की फुल्की बातें करें, सीरियस बातें ना करें। तो मुझे भी जी। इंजॉय करता हूँ, मैं भी अच्छा लगता है, और मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहूँगा कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ये कहूँगा कि प्लीज़ लॉकडाउन खुल गया है परंतु सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, बनाए रखें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। और प्लीज मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये कोरोना की बीमारी का इवन हवा भी लगे। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। बहुत दुख होगा पर्सनली अगर किसी को मुझे सुनने में आया कि इस तरह जी। का हुआ है। ओके सुनील जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जय बाय, जय टेक टाटा, केयर। बाय बाय, थैंक यू। टेक केयर, बाय। या यू टू, थैंक्स।